जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें हमने कुछ मुख्य तथ्यों को बताया है जिनका संबंध राहु केतु से है। ज्योतिष शास्त्र में जिन राहु केतु को हम मायावी ग्रह कहते हैं, उनसे पूर्णिमा अमावस्या का अथवा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का क्या संबंध है। वैज्ञानिक भाषा में जिसे खगोलीय घटना कहते हैं, उस खगोलीय घटना का राहु केतु से क्या लेना देना है, इस स्क्रीन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस स्क्रीन को देखते हुए नीचे चल रहे वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि इस यूनिवर्स में जो हमारा सौर मंडल है, हमारी जो गैलेक्सी है, वहाँ पे सूर्य लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है और मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है। मिल्की वे भी अपने आप में घूम रहा है और सूर्य के चारों तरफ वलयाकार में सारे के सारे ग्रह भी घूम रहे हैं, जो कि वलयाकार स्थिति में ही घूम रहे हैं। अब इस यूनिवर्स में हर चीज़ घूम रही है। इस घूमने के कारण और चूंकि हर ग्रह अपने ही धुरी, अपने ही अक्ष पे झुका हुआ है, तो उसके झुकाव के कारण ही सारे परिवर्तन होते हैं, जिनमें से ये स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले कुछ तथ्य हैं। इनको समझने के लिए आपको सर्वप्रथम ये समझना होगा कि हर ग्रह की अपनी एक कक्षा होती है और हर ग्रह की कक्षा एक दूसरे की कक्षा से कनेक्टेड होती है। जिस वक्त सारे ग्रह घूम रहे होते हैं, उन सारे ग्रहों में वे सभी एक दूसरे की कक्षा को काटते हैं। तो यदि हम धरती को केंद्र माने और धरती के चारों ओर 360 डिग्री का क्षेत्र मानकर चलें, तो उसके नॉर्थ और साउथ हिस्से में जहाँ पर भी वह कक्षा कटती है, किसके माध्यम से? चंद्रमा के माध्यम से। उस कटती हुई कक्षा में जो नॉर्थ का कक्षा है, उस बिंदु पे राहु, जो साउथ की कक्षा है, उस बिंदु पे केतु। इस प्रकार से चंद्रमा के नॉर्थ और चंद्रमा के साउथ, धरती के नॉर्थ और धरती के साउथ के बिंदु अलग अलग होने के बावजूद भी ये राहु केतु की श्रेणी में आते हैं। और यही रीज़न है कि राहु केतु को हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने मायावी ग्रह कहा, क्योंकि इनका कोई अपना पिंड नहीं है, लेकिन पिंड न होने के बावजूद भी इनका अस्तित्व और इनका प्रभाव हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, जो कि इस चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि हर वीडियो में हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको किसी न किसी तरीके से वैज्ञानिक भाषा में ज्योतिष विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझा सकें। इस बार हम इस वीडियो में राहु केतु के कॉन्सेप्ट को लेके आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हमने शुरुआत में पूर्णिमा अमावस्या और उसके आगे लिखा है कि 15वें दिन पृथ्वी बीच में, चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ, चंद्रमा बीच में सूर्य की तरफ, लेकिन उत्तरी भाग पृथ्वी की ओर और दक्षिणी भाग सूर्य की तरफ। अब इसको हम थोड़ा और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। जब सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आता है, परंतु पृथ्वी 180 डिग्री में ना होकर के थोड़ा सा अप डाउन होता है और सूर्य चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री होते हैं, तो सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा के उस हिस्से पे पड़ता है जो उत्तरी है। अब वो उत्तरी जो भाग है, वह एक राहु की ही दिशा होती है, राहु का ही भाग होता है, जिसे हम राहु की संज्ञा दे सकते हैं। अब ये चंद्रमा चूंकि पृथ्वी को भी चक्कर लगा रहा है, तो जब यही चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के मध्य आता है, तो यह कहीं ना कहीं सूर्य के ठीक सामने तो होता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश इस चंद्रमा के ऊपरी भाग पर पड़ता है, जो कि वो भी उत्तरी होता है। परंतु इस बार चूंकि ये पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा है, तो यहाँ पृथ्वी से देखने पर इस चंद्रमा पे हमें अंधेरा दिखाई देता है, जो कि अमावस्या कहलाती है। जब पृथ्वी के दूसरी तरफ चंद्रमा होता है, तो सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ने के कारण हमें पृथ्वी से चंद्रमा पर प्रकाश दिखाई देता है और वह पूर्णिमा होती है। लेकिन यही जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है,
तो यहाँ पे प्रकाश पड़ने पर हमें यहाँ अंधेरा दिखाई दे। लेकिन इन दोनों ही स्थिति में इस बात का ध्यान रहे कि सूर्य का प्रकाश पूरे चंद्रमा के 59% दिखाई देने वाले हिस्से पे पड़ रहा है। 59% का हिस्सा क्या है? जब भी हम धरती से अपनी चंद्रमा को देखते हैं तो एक भाग हमेशा हमें गोल गोल दिखाई देता है, जो लगभग 59% होता है। 59% भाग हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह चंद्रमा जब पृथ्वी के गोल गोल चक्कर काटता है तो उस स्थिति में वह 27.3 दिनों में अपनी ही धुरी पर वो गोल गोल घूमता है, और अपनी धुरी पर घूमते हुए पृथ्वी के जो गोल गोल चक्कर काटता है, उस पृथ्वी के गोल गोल चक्कर काटने में भी वो 27.3 दिन का समय लेता है। यही रीजन है कि जब धरती पर हम चंद्रमा को देखते हैं तो उसका 59% भाग हमें। अब हम बात करेंगे कि ये केतु क्या है। चंद्रमा का वह भाग जो दक्षिणी होता है, जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता है, परंतु प्रकाश उस पर भी हर 14वें दिन के बाद पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में वह हिस्सा हमेशा अंधेरे में नहीं रहता है, लेकिन 14 दिन के बाद ही वो अंधेरा और 14 दिन के बाद उजाला होता है। यही सफर होता है पूर्णिमा और अमावस्या का। जब चंद्रमा की घूर्णन गति पूर्णिमा से लेकर के अगले अमावस्या तक होती है तो वह स्थिति कृष्ण पक्ष कहलाती है। लेकिन जब चंद्रमा की गति अमावस्या से पूर्णिमा तक की होती है तो वह स्थिति शुक्ल पक्ष कहलाती है। पूर्णिमा भी 15वें दिन होता है, अमावस्या भी 15वें दिन होता है। तो इस बीच 14 दिन की यात्रा चंद्रमा करता है। अब ग्रहण की अगर बात करें तो ग्रहण वैसे तो साल भर में औसतन 2 बार चंद्रग्रहण 2 बार सूर्य ग्रहण होता है, परंतु हर 18 महीने में पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। और इसी तरीके से ये हर 18 महीने में राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होता है। तो राशि परिवर्तन कहें या पूर्ण सूर्य ग्रहण कहें, ये दोनों ही एक ही नजरिए से देखे जाएंगे। अब हम सबसे पहले समझेंगे इस स्क्रीन पर जो अंडाकार ये जो बना हुआ है ये क्या है। ये अंडाकार हर ग्रह की कक्षा होती है। हमने यहाँ पे केवल सूर्य की कक्षा, पृथ्वी की कक्षा और चंद्रमा की कक्षा को दर्शाया। ये पूरी जो अंडाकार कक्षा है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है और कई जगहों पे काट रही है। परंतु यदि हम पृथ्वी को केंद्र मान लें और पृथ्वी के सापेक्ष 360 डिग्री का क्षेत्र बना लें, उन क्षेत्र में जो पृथ्वी का साउथ पोल और नॉर्थ पोल है, जब उसे हम देखें तो उसके ठीक सामने जो कक्षा एक दूसरे को काट रही है, चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा जो एक दूसरे को काट रही है, उस नॉर्थ हिस्से को राहु, और यहाँ पे चंद्रमा और पृथ्वी की कक्षा जो एक दूसरे को काट रही है, उस साउथ हिस्से को केतु की संज्ञा दी गई है। अब ये नॉर्थ हिस्सा, ये साउथ हिस्सा राहु केतु का है, या फिर चंद्रमा और पृथ्वी के द्वारा एक दूसरे की काटी गई कक्षा का नॉर्थ साइड और साउथ साइड का है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है ग्रहण में वो ये है कि चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, इन दोनों ही स्थिति में हमारा सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होने चाहिए, 180 डिग्री पे होनी चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में होने चाहिए, 180 डिग्री पे होनी चाहिए, कोई भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जब भी सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाए तो वहां पे चंद्रग्रहण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश चंद्रमा पर न पड़ के पृथ्वी पर पड़ता है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर। जब भी सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, जब भी सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में हमारा सूर्य चंद्रमा के कारण ढक जाता है और पृथ्वी से देखने पर हमें वह सूर्य स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण होता है। अब एक प्रश्न और उठता है कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही और सूर्य ग्रहण अमावस्या को ही क्यों होता है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को इसलिए होता है क्योंकि जिस वक्त सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, उस वक्त
उनकी जो छाया है वो चंद्रमा के ऊपर पड़ने पर वह चंद्रमा भी कहीं ना कहीं पहले से सूर्य की किरणों से चमक रहा होता है, परंतु धरती से देखने पर वह हिस्सा हमें नहीं दिखाई देता है, इसलिए यह पूर्णिमा के दिन चंद्रग्रहण होता है। और जब हम सूर्य ग्रहण की बात करें जो कि अमावस्या के दिन होता है, तो जब भी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों एक सीध में होते हुए पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के उस हिस्से पे पड़ता है जो ऊपरी हिस्सा होता है, जहां पे प्रकाश तो होता है परंतु धरती से देखने पर हमें वहां पूरा अंधेरा ही दिखाई देता है, जो कि अमावस्या कहलाता है, जो कि हम थोड़ी देर पहले अभी पूर्णिमा अमावस्या में समझा चुके हैं। अब चूंकि वो अमावस्या है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण वहां पे हमें दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा बीच में है और चंद्रग्रहण में पृथ्वी बीच में है, तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने की वजह से हमें चंद्रग्रहण दिखाई देता है। पृथ्वी की छाया चंद्रमा के जिस हिस्से पे पड़ती है वो भी उत्तरी भाग है, परंतु यह केतु है और यहां पर चंद्रमा की छाया जो पृथ्वी पर पड़ रही है वह चंद्रमा की छाया भी उत्तरी भाग है, जो कि राहु है। अब सबसे बड़ा सवाल, जो हिस्सा हमें धरती से नहीं दिखाई दे रहा है वो क्या है? जो हिस्सा हमें धरती से नहीं दिखाई दे रहा है वह भी केतु ही है। अब इस चीज को यहां से समझेंगे। जब भी कोई चक्र, कोई गोला या कोई भी ग्रह एक दूसरे के सापेक्ष वलयाकार स्थिति में घूमते हैं तो उनके बीच 360 डिग्री का कोण बनता ही बनता है, परंतु सूर्य एक सीधी रेखा में लगातार चलता रहता है, जिसके कारण हमारे ब्रह्मांड में घूम रहे सारे ग्रह वलयाकार तो घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं धरती से दिखाई देने पर या आधुनिक तकनीक के माध्यम से दिखाई देने पर वह सूर्य के विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। और उसके विपरीत दिशा में घूमते हुए दिखाई देने के कारण हर ग्रह, जिसमें कि पृथ्वी भी शामिल है, वो हमें उल्टे आकार में दिखता है। तो चूंकि हमने पहले ही बताया कि पृथ्वी को केंद्र मानने पर उसका नॉर्थ और उसका साउथ राहु केतु है, तो पृथ्वी का उल्टा घूमता हुआ दिखाई देना, प्रतीत होना ही इस बात का संकेत है कि राहु और केतु हमेशा वक्री होते हैं। इनका वक्री होना प्रकृति के नियम का संतुलन बनाए रखने के लिए है। अब हम इसके इतिहास को समझेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें दिया हुआ है कि हर 18 साल में पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के स्थिति की पुनरावृत्ति होती है, अर्थात जो भी ग्रहण या जो भी स्थिति 18 सालों में हो चुकी है, 18 साल पहले हो चुकी है, वो दोबारा फिर वह रिपीट होती है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे राहु की स्थिति, हमारे राहु की उसी राशि में वापस आना ठीक 18 साल में होता है, केतु का उसी राशि में वापस आना ठीक 18 साल में होता है। यही पुनरावृत्ति है। यानी जिस समय पर इस कक्षा को एक दूसरे ने काटा था, अर्थात पृथ्वी चंद्रमा ने काटा था, उसी कक्षा पे दोबारा 18 साल आने में ही वक्त है। अब अगला जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि औसतन 2 चंद्र ग्रहण एवं 2 सूर्य ग्रहण होते हैं, अर्थात हमारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हर साल 2 बार तो कम से कम होता ही है, परंतु कभी कभी 2 से ज्यादा बार भी होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि वो 2 से ज्यादा बार आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं कहीं भी दिखाई दे सकता है। लेकिन भारत में दिखाई देने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण या पूर्ण चंद्र ग्रहण या फिर खंडग्रास चंद्र ग्रहण, खंडग्रास सूर्य ग्रहण सिर्फ और सिर्फ 18 महीने में ही दिखाई देते हैं। हमारे ऋषि मुनि अत्रि के द्वारा ऋग्वेद में 5वें मंडल में 40वें सूक्त में और 5वें सूत्र यानी 5वें ऋचा में यह बताया गया है, श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि ये सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, यह एक खगोलीय घटना है जो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिथ अथवा किसी भी प्रकार का कोई झूठ नहीं है। अब अगर हम इसकी
गणना करें, इसमें गणित लगाएं, तो वर्तमान समय से 6227 वर्ष पूर्व या 6227 सीई यह जानकारी ऋषि अत्रि ने ऋग्वेद में बताई। यदि हम बीसी की बात करें अर्थात ईसा पूर्व की बात करें तो 4202 वर्ष ईसा पूर्व यह जानकारी ऋषि अत्रि ने वेद में दी। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास वर्तमान समय से भी पूर्व की जानकारी और ईसा पूर्व से भी पूर्व की जानकारी उपलब्ध है, जो हमारे ऋषि मुनि 10 मानस पुत्रों में से एक अत्रि और सप्तऋषियों में से एक ऋषि अत्रि ने वेद में दी है। अब हम समझेंगे कि हर ग्रह का अपने अक्ष पर झुकाव गया है, क्योंकि हर ग्रह अपने अक्षांश पर, अपने अक्ष पर कहीं ना कहीं झुका हुआ है। इसके कारण सारे परिवर्तन होते हैं। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो 1.5 डिग्री अपने अक्ष से झुका है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी अपने अक्षांश पे 23.5 डिग्री झुका है। इस तरीके से हर एक ग्रह किसी न किसी एंगल में झुका हुआ है और ये सारे के सारे सूर्य को ही फॉलो कर रहे हैं और सब वलयकार में ही फॉलो कर रहे हैं। यही कारण है कि यह पूर्णिमावस्या, यह चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इस तरीके के परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन और कहीं ना कहीं हर वह घटना जो घटित होती रहती है हमारे जीवन में और हमारे इस नश्वर शरीर में, वह बदलती रहती है। बस हमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हमारा राहु केतु सिर्फ और सिर्फ एक तरीके का ऊर्जा का स्तर है। उस ऊर्जा के स्तर को समझने के लिए ही साउथ पोल और नॉर्थ पोल का सहारा लिया जाता है, और उस नॉर्थ पोल साउथ पोल को समझने के लिए हमें पृथ्वी को ही केंद्र बनाना पड़ता है। सारा खेल ये सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का है, क्योंकि इस सूर्य, पृथ्वी की, चंद्रमा का आपस में वलयकार की गति ही हमें हर तरीके से राशि परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन या ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान को समझने में हमारी मदद करती है।